नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सफलता सीरीज के अंतर्गत आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पोषण और पाचन। तो आज की क्लास में हम पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या खाद्य पदार्थ होते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं। कुछ आपके स्थूल खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नोट्स बनाइएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल क्विट क्वेश्चन। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी का। अब ये टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, कमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं। बस मेहनत कर लीजिए। इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है, चाहे पुलिस कांस्टेबल की, चाहे एसएससी जीडी की, आरओ की, यूपी पेट की, लेखपाल की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। भोजन, सबसे पहले हम जानते हैं होता क्या है। भोजन होता क्या है? भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं है तो ऊर्जा उपलब्ध कराता है। भाई हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं हो रही है। पोषण हो रहा है, श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, जनन हो रहा है। इन सारी क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो ऊर्जा होती है। तो भाई आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है तो ऊर्जा मिलती है किससे? खाद्य पदार्थ से। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। भाई फिर आहार और संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार में आपके भोजन के सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे ये आपका भोजन है तो आपके भोजन में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। भाई आपके तो भोजन में दाल भी होनी चाहिए तो सब्जी भी होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए तो अचार होना चाहिए तो सलाद भी होना चाहिए। क्यों भाई? दाल से प्रोटीन मिल रही तो रोटी और चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो सैलेड से आपको क्या मिल रहा है? फाइबर्स मिल रहा है। तो भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? उससे पहले हम जानते हैं कि भाई भोजन के स्रोत क्या होते हैं। आपकी थाली में जो भोजन आता है कहाँ से आता है? भोजन के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। एक स्रोत होता है आपका पादप स्रोत, दूसरा होता है जंतु स्रोत। आप अपनी थाली के बारे में सोचिए, आपको इन दो स्रोतों के अलावा कहीं से भोजन मिलता है? या तो आपको पादप से मिला होगा, जैसे ऑयल ऑयल आपको कहाँ से मिल गया? पादप से। सब्जियाँ, दालें, अनाज, ये सब किससे मिल गए? पादप से मिल गए। जंतु स्रोत, दूध, घी, मट्ठा, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, ये सब क्या है? जंतु स्रोत। तो हमारे भोजन के दो ही स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। अब भोजन को ग्रहण करने के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया जीवों को। एक होता है शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी उन्हें कहते हैं जो सिर्फ पादप स्रोत से प्राप्त चीज़ों को ही ग्रहण करते हो। क्या होते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ जंतु स्रोत से प्राप्त चीज़ों को ग्रहण करते हैं। वो क्या होते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं? सर्वाहारी वो होते हैं जो पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों से प्राप्त चीज़ों को ग्रहण करते हैं, वो सर्वाहारी होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। हम पादप स्रोत से मिली चीज़ों को भी ग्रहण करते हैं और जंतु स्रोत से मिली चीज़ों को भी ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया? इसके साथ साथ आज मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ किया है कि अगर आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, उन सारी चीज़ों को भी समावेश किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी का बहुत रोल होता है। आज जो क्वेश्चन होते हैं ना, एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सबके एग्जाम में भी बहुत अच्छा रोल होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए होते हैं। संगठक, संगठक क्या होते हैं? वो चीज़ें मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप दाल बना रहे हो तो दाल बनाने के लिए आपको पानी भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या? संगठक है। संगठक को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। खाद्य, खाद्य का मतलब होता है जो खाने योग्य हो। खाद्य पदार्थ से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। मकरंद क्या होते हैं? जो फूलों का रस मधुमक्खी एकत्रित करती है, वो क्या होता है? मकरंद होता है। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। मधुमक्खी का प्रसिद्ध प्रिय फूल कौन सा होता है? लीची का फूल। अच्छा, लीची का फूल किस माह में खिलता है? तो लीची का फूल आपका फरवरी माह में खिलता है। बिहार की कौन सी लीची फेमस है?
और बिहार को कौन सी लीची के लिए जीआई टैग मिला है? शाही लीची। शाही लीची कहाँ के प्रसिद्ध है? बिहार की। शाही लीची का जीआई टैग भी आपके बिहार को मिला है। इसके साथ साथ आपकी मिथिला पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग को, ये सब भी बिहार के जीआई टैग हैं। अच्छा, पहला जीआई टैग किसको मिला था? पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग चाय कहाँ की है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल की चाय है। चाय बागान कहाँ के फेमस है? चाय बागान आपके असम के फेमस है। चाय में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं? तो चाय में आपका थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम ऐसे रिवाइज करते रहेंगे। अब जैसे अगर चाय में पूछ रहा है तो चाय में थीन पाया जा रहा है, तो कॉफ़ी में क्या पाया जा रहा है? भाई कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है। अच्छा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपके राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। 31 मई को क्या मनाते हैं? 31 मई को हम तंबाकू निरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। तंबाकू रोकथाम दिवस के रूप में 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तंबाकू उपभोग के मामले में इंडिया का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगर हमें कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ा तो कुछ और याद कर लीजिए। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कानपुर में है। ध्यान रखिएगा। अंकुरित बीज क्या होते हैं? भाई जिन बीजों को आप अंकुरण कर रहे हो उससे जड़ निकलने लग रही। जैसे आप चने को क्या करते हैं? भिगो के रख दीजिए, कुछ टाइम भी करता है उससे अंकुरण हो जाता है। मूंग से क्या होता है? अंकुरण होता है। जैसे आप स्प्राउट्स बना के खाते हो तो क्या होता है? अंकुरित बीज। शाकाहारी क्या होते हैं? जो सिर्फ पादप स्रोत से प्राप्त चीज़ों को ग्रहण करते हो आपके शाकाहारी होते हैं। जैसे आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सिर्फ पादप स्रोत से मिली चीज़ों को ग्रहण करते हैं। मांसाहारी जो सिर्फ जंतु स्रोत से मिली चीज़ों को ग्रहण करते हो मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी जो पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों से मिली हुई चीज़ों को ग्रहण करते हो आपके क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कह रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है? भोजन में बहुत विविधता है। जैसे हमारे गोवा में देखोगे तो नारियल के तेल की बनी मछली खा रहे हैं, तो पंजाब में सरसों के तेल की बनी मछली। ये विविधता कैसी है? भाई हमारे यहाँ की जैसी जलवायु, जैसी परिस्थितियाँ, जिन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वैसी वहाँ पे विविधता हो जाती है। अब जैसे हमारा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे भोजन के स्रोत क्या होते हैं? दो स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। जो केवल पादप को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी। जो केवल जंतु स्रोत से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं मांसाहारी। जो पादप और जंतु स्रोत दोनों को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम भोजन के पोषक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि के लिए, जनन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए प्रचुरता से होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर्स। ये सब क्या होते हैं? भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की 70 से 80% ज़रूरत को पूरा करता है। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की क्षय और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। वसा क्या करते हैं? एक लेयर का जमाव करता है जिससे शरीर को हमारी आघातों से रक्षा करता है। विटामिन शरीर को क्या करते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। खनिज लवण और फाइबर की हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसे सोडियम एक खनिज लवण होता है, ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। जैसे कैल्शियम, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम क्या करता है? आपका विटामिन डी के संश्लेषण में भी सहायक होता है। जल से आपको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन जल भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी जल सहायक होता है। तो इसमें से कई बार पूछ लेते हैं कि भोजन के जो प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे आपका फाइबर हो गया, खनिज लवण हो गया, इनकी हमें कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो भोजन के पोषक तत्वों में आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं। भाई कार्बोहाइड्रेट बना कैसे है?
कार्बोहाइड्रेट आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलने से बना है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर को क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न कराता है। अब भाई कार्बोहाइड्रेट भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। भाई अगर ग्लूकोज का एक अणु है तो क्या हो गया, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज के 2 अणु हैं तो आपके क्या हो गए, डाइसैकेराइड। ग्लूकोज के 2 से अधिक अणु है तो क्या हो गए आपके पॉलीसैकेराइड। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग प्रकार की शर्करा पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज पाई जाती है, गैलेक्टोज पाई जाती है, माल्टोज पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। ये सब क्या आपकी अलग अलग प्रकार की शर्कराएँ हैं, उनको हम आगे देख लेते हैं। देखो हमारे शरीर में अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का चारण करेंगे तो हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर आप 1 ग्राम वसा का चारण करेंगे तो आपको 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। फिर आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि शरीर की 70 से 80% जरूरत को कार्बोहाइड्रेट। देखिए हमारा शरीर क्या करता है, जो ऊर्जा लेता है तो किससे लेता है, कार्बोहाइड्रेट के जारण से ऊर्जा लेता है। अगर एक ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ना मिले, उस टाइम पे हमारा शरीर क्या करता है, फैट से ऊर्जा लेने लगता है। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बॉडी हमारी 70 से 80% ऊर्जा की जरूरत को किससे पूरा करता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो देखते हैं जैसे जिसको फैट लॉस करना होता है तो उससे बोलते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दीजिए। जब कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम हो जाएगा, भाई बॉडी में तो क्रियाएं हो रही कि नहीं हो रही, जैविक क्रियाएं। अब इन जैविक क्रियाओं का संचालन के लिए ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं, तो बॉडी क्या करती है, आपकी वसा से ऊर्जा लेने लगती है, जिससे आपका क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है। तो हमें लगता है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आया कि नहीं आया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से आपके 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट के चारण करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मनुष्य के भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा में किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं, भाई आपका शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब क्या आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। अच्छा बाजरा, बाजरा क्या होता है, आपका मोटा अनाज है। और 2023 किसका वर्ष था, 2023 बाजरा या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष था। तो 2016 किसका वर्ष था, 2016 आपके दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 2024 किसका वर्ष है, 2024 आपके कैमलिट्स अर्थात ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ध्यान रखिएगा, कई बार इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस बार हमने मोटे अनाज को क्या बोला है, मोटे अनाज को हमने क्या बोला है, श्री अन्न। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, हैदराबाद में। अच्छा हैदराबाद एक पहली रियासत थी जिसने क्या किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था। और स्वतंत्रता के पश्चात भी हैदराबाद मिल नहीं रही थी, तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद का विलय किया था। ध्यान रखिएगा। अच्छा पहली रियासत हैदराबाद ने क्या किया था, संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार भी किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो यहाँ पे मैं आपको पॉलिटी या हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवीजन भी कराऊंगी। हो सकता है कि पॉइंट आपको ना याद हो सकता है याद हो, लेकिन यहाँ से जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में आंसर को सही कर पाएंगे। क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ सबको आती है, जीके जीएस सबको आता है, लेकिन राइट टाइम पे कम टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने जाना। भाई आलू हो गया, केला हो गया, आम हो गया, अनाज हो गया, गेहूँ, मक्का, शहद, शर्करा, ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगी तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का शरीर में वसा के रूप में संचय हो जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, स्टार्च का परीक्षण या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको स्टार्च का परीक्षण करना है तो खाद्य पदार्थ लीजिए और उसमें क्या करिए, तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। अगर ये नीला या काला रंग का हो जाता है तो मतलब इसमें स्टार्च है। तो स्टार्च के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
स्टार्च के परीक्षण के लिए अब तनु आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंगा नमक रोग हो जाता है, इसीलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नमक का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। अच्छा, नमक के लिए हमने कभी मॉडर्न हिस्ट्री में कोई आंदोलन किया था क्या? बिल्कुल, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से कब तक हुई थी? जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइए फटाक से। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ था? आपकी दांडी यात्रा हुई थी, ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक चले थे 240 मील अपने 78 अनुयायियों के साथ। एक अमेरिकी पत्रकार थे जॉन वेब विलर ने दांडी यात्रा का सजीव वर्णन किया था, मतलब इसकी लाइव रिपोर्टिंग की थी। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस किया कि सफलता सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दीजिएगा। देखिए, आप सबको पता है कि मेरा एक बहुत ही छोटा सा चैनल है, लेकिन मैं आपके साथ क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करती हूँ। मेरे लिए क्वेश्चन सीरीज चलाना बहुत ही आसान है, क्वेश्चन लगाया आंसर बताया, लेकिन मैं आप सबके लिए पूरी PDF तैयार करती हूँ। NCERT में क्या पॉइंट लिए गए उन सारे पॉइंट को लिखती हूँ, उन सारी चीज़ों को समझाती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहा उन सारी चीज़ों को। तो जो मेहनत है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दिया करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, कोई चेंज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके।